हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड की बुक एक्सीलेंट जो है उससे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके पहले की वीडियो में मैं नाउन क्लास बता चुका हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे, अब 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10 क्वेश्चन लिखित में लिख कर देने होंगे। तो इसलिए दोनों की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ लिखित रूप में लिखने के लिए। बाकी जो एक्सीलेंट की बुक में नई किताब में दिया गया प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप, मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ, ज़रूर आप देख लीजिए। बाकी इसके पहले की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और सभी की भी मैं ऑप्शनल भी करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट सर्च करिए क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर, आपको पूरा मिल जाएगा। बाकी सभी एक्सरसाइज आपको सर्च करने पर मिले जाएगी इसके पहले की। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है उसको जानेंगे क्यों सही है। 12 सी है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स की, इसके बाद कंपाउंड की मैं एक वीडियो और बना दूंगा। दोनों अपलोड करने के तुरंत बाद मैं प्रीवियस ईयर के वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द राइट ऑप्शन टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सही ऑप्शन को चुनिए। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि ही हर्ड द न्यूज़, वह समाचार सुना, ही वॉज ग्लैड, वह खुश हो गया। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कहेंगे? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं उसको जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर ज़्यादा डिटेल जानते हो आप पढ़ना चाहते हो तो रूल्स, इसके रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा आप देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मास्टर वीडियो के नाम से रूल्स एंड एग्जाम्पल सर्च कर लीजिए, पूरा मिल जाएगा आपको, या प्ले लिस्ट में देख लीजिए। तो मैं बता दे रहा हूँ मेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये तीनों प्रकार की क्लॉज जो है 3 प्रकार के कंजक्शन से जुड़ी होती है। सबऑर्डिनेट यानी कि कुल मिला इतना जाने प्रिंसिपल क्लॉज होती है, उसमें कोई कंजक्शन नहीं रहता, और जो कंजक्शन शुरू होती है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो यानी कि इसमें कंजक्शन का होना जरूरी है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता था कि 2 वाक्य रहते तो उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब जो 2 रहते तो उसमें एक को हटा देते थे, लेकिन इसमें हटाना कुछ नहीं है, जोड़ के कहना है। चाहे 2 वर्ब आए या 2 सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी वर्ब आए, कंजक्शन का प्रयोग होना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे कंजक्शन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दैट है, और जो इफ़ या वेदर है, और WH टाइप सारे कंजक्शंस हैं जो इनडायरेक्ट में जितने आप पढ़े हैं सब इसी में आते हैं। दैट, इफ़ या वेदर और WH टाइप। इनडायरेक्ट के असर्टिव और इंट्रोगेटिव के सारे कंजक्शन इसमें आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ही हर्ड द न्यूज़, ही वॉज ग्लैड, वह समाचार सुना, वह खुश था। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले हिंदी में कहना जानो, फिर इसके बाद इंग्लिश आप बनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए आपका जो है पहला वाक्य है, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़, ज्यों ही वह समाचार सुना, द न्यू ही वॉज ग्लैड, त्यों ही वह खुश था। तो आपका जो है ये सही है, ठीक, क्योंकि एज सुन एज जो है बिल्कुल आता है इसमें कंजक्शन, ज्यों ही वह समाचार सुना त्यों ही वह खुश हो गया था, क्योंकि इसमें कंजक्शन भी मिल रहा है, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब भी मिले। और भी हम ऑप्शन देख ले रहे हैं क्यों नहीं है सही, ताकि आपका कन्फर्म हो सके, 100% आप सेटिस्फाइड हो सकें। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ही वॉज ग्लैड गलत है, क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। ही वॉज ग्लैड टू हियर द न्यूज़, इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं है, ये भी गलत है। ही हर्ड द न्यूज़ एंड ही वॉज ग्लैड, ये भी गलत है, हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंड का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहीं नहीं होता, ये कंपाउंड में होता है। तो इस तरह से 100% सही है, आपका पहला वाला सही है। इस तरह से आप एकदम सही आंसर तक पहुँचिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की बहुत अच्छे से करना है, इसलिए मैं इसको पूरा क्लियर बता रहा हूँ। बाकी तो आपको लिखना है तो अपने हिसाब से, चाहे जिस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे आप, जब से ऐसे भी कर सकते, जब वह समाचार सुना तब वह खुश हो गया, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही वॉज ग्लैड, तब भी आपका एग्जामिनर सही काट देगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन आप समय है तो जब से भी बता सकते हो। एज सुन एज से भी समय के लिए लगता है कंजक्शन, तो लेकिन एज सुन एज का प्रयोग तब होना चाहिए जैसे समाचार जो एक काम हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, तो एज सुन एज का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए उस हिसाब से ये किया गया है। तो एज सुन एज मैंने ज्यों ही वह समाचार सुना त्यों ही वह खुश हो गया। अब एक बात और बता देना आपको, किसी वाक्य में अगर एट वंस आ जाएगा या इमीडिएटली आ जाएगा, तो एट वंस या इमीडिएटली आ जाएगा तो इन दोनों का अर्थ होता है तुरंत। तो कन्फर्म है कि एज सुन एज से ही आपको बनाया जाएगा, इसमें नहीं आया तब भी बनाया गया है, लेकिन बाई चांस आ गया एट वंस या इमीडिएटली तो इसको हम हटा देते हैं, एज सुन एज से जोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें तुरंत की बात की है कि जो जैसे ही हर्ड द न्यूज़ ही वॉज ग्लैड एट वंस,
वह समाचार को वह तुरंत खुश हो गया, वह ही वॉज ग्लैड इमीडिएटली, ही वॉज इमीडिएटली ग्लैड। तो 100% एज सुन आ जाएगा, नहीं तो आप व्हेन से भी लगा सकते हो। यहाँ तुरंत वह खुश हो गया इसलिए एज सुन एज का प्रयोग किया गया। तो आई होप पहला समझ में आ गया होगा। 100% आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 100% रूल्स कन्फर्म होंगे। इस तरह से प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए दूसरा वाक्य हम पढ़ ले रहे हैं। दूसरा वाक्य हमारा है व्हेन हैव यू पुट माई बुक, वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुम मेरी किताब कहाँ रखे हो, टेल मी, मुझे बताओ। तो इसका जब हम देखिए आंसर जो हमारे पास दिया गया, टेल मी वेयर हैव यू पुट माई बुक, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेयर जब कंजक्शन रहेगा तो उसके तुरंत बाद कभी भी सहायक क्रिया नहीं आती, सब्जेक्ट आता तब आती है, तो इसलिए पहला गलत। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, ये सही है, ठीक है। मुझे बताओ कि कहाँ तुम मेरी किताब को रखो, क्योंकि वेयर कंजक्शन आपका उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद है, फिर यहाँ पुट है, वर्ब है। ये रूल है, कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा। ये दूसरा सही है, लेकिन और भी हम कंफर्म कर लेना क्यों और नहीं है सही। टेल मी दैट यू हैव, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो दैट कंजक्शन उसमें नहीं लगेगा। वेयर अगर आया तो वेयर से ही लगेगा। जैसे इनडायरेक्ट का जो रूल नहीं है कि मतलब कि अगर WH टाइप रहता है तो उसको हम जोड़ते हैं, तो इनडायरेक्ट किसमें सारे रूल्स का पालन किया जाता है। इनडायरेक्ट में यही आपको बताया गया कि हाँ, जैसे आप जो भी कंजक्शन लिखोगे उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखोगे, तो इसलिए यहाँ दैट हो ही नहीं सकता। टेल मी अबाउट, इसमें कंजक्शन नहीं, ये तीनों ये नहीं हो सकते। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि पहला और ठीक है सी और डी तीनों हो ही नहीं सकते, इसलिए बी सही है, वैसे भी सही है, लेकिन कन्फर्म भी कर दी क्यों और ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे तीसरा भी वाक्य हम देख ले रहे हैं। आई बॉट ए पेन, मैं एक कलम खरीदा, इट वॉज कास्टली, यह क्या थी, कीमती थी। तो देख लेते हैं कैसे, कौन सा सही है, क्यों सही है। ठीक, मैं एक कलम खरीदा, यह कीमती थी। देखिए आई बॉट ए कॉस्टली पेन, ये बिल्कुल गलत, कंजक्शन ही नहीं है। हैविंग बॉट ये भी गलत है, क्योंकि पार्टिसिपल से सिंपल बनता है, ना कि इसमें कोई कंजक्शन। आई बॉट ए पेन विच वाज कॉस्टली, ये बिल्कुल सही है। मैं एक कलम खरीदा जो कीमती थी, ठीक है। इट के लिए जो इट प्रोनाउन है तो विच लग गया, जो कीमती थी मतलब कलम, तो बिल्कुल विच आने पे इट हट जाएगा। लेकिन हाँ, चौथा भी क्यों जान लेते क्यों गलत है। इट बीइंग कॉस्टली पेन ही बॉट, ये गलत है क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा। ठीक, तो 100% आपका कौन सा सही है, सी वाला सही है। चलिए आपको चौथा बताते हैं, चौथा में कौन सा सही है, क्यों सही है। बिना रूल्स पढ़े भी आप सही कर ले जाएंगे। इस तरह से ट्रिक भी है क्योंकि बताने में, उस पर भी ध्यान दीजिए। आप प्रैक्टिस से ही सब कुछ आ जाएगा। किताब के रूल्स पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए किताब रूल्स वाला, बस बाकी इसको केवल वीडियो ही देखेंगे ध्यान से तो आ जाएगा। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, जो कि जूरी मन होता है न्यायाधीशों का जो समूह होता है, उसको हम जूरी कहते हैं, ठीक है। जैसे गांव में सरपंच होते हैं तो वही, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब हमारे उत्तर प्रदेश का जो है मस्जिद का और मंदिर का विवाद था, तो राम मंदिर जो बन रहा था, तो उसमें जो 5 जज मिल के फैसला दिए थे, तो उन 5 जजों के समूह को जूरी कहते हैं। जूरी के द्वारा वो भी निर्णय आया था, तो वह निर्दोष था। जूरी का यह वर्डिक्ट माने निर्णय था, ठीक है, फैसला था। तो इसको हम कहें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखेंगे, ही वॉज इनोसेंट, दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। ये सही है कि गलत, तो अब देख लेते हैं और भी देख लेते हैं, क्योंकि दैट सही नहीं लग रहा है, इनोसेंट। ठीक, इनोसेंट दैट जैसे अब क्या है, दैट आपका क्या है, ये हुम हुज विच, हु हुम हुज विच दैट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये 4 कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनके पहले अगर ये एडवर्ब एडजेक्टिव क्लास का नाम मतलब बताते हैं, तो इनके पहले नाउन आना जरूरी है। तो दैट किसके लिए लगा, इनोसेंट के लिए तो लगा नहीं है, तो इसलिए ये वाला पहला ऑप्शन आपका गलत है। दैट वाज द वर्डिक्ट, जो, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि वह निर्दोष था, ये पूरा आपका जो है इसकी विशेषता बतलाया जा रहा है कि जो जूरी का निर्णय था, जो मतलब वह न्यायाधीश, वह निर्दोष था। तो पहला नहीं हो सकता। ही बीइंग इनोसेंट वाज, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कंजक्शन नहीं है। ही वाज इनोसेंट विच वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। देखते हैं इसमें और भी ऑप्शन। देखिए दूसरा हो नहीं सकता है, पहला भी नहीं हो सकता, बता ही दिया आपको। तीसरा है ही वाज इनोसेंट विच वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, ये भी नहीं हो सकता है कि वह निर्दोष था जो न्यायाधीशों के समूहों का जो है क्या अभिमत था, जो मतलब इनोसेंट नहीं था। तो यहाँ डी वाला जो है दैट ही वाज इनोसेंट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, ये 100% सही आंसर है। क्यों है मैं बता दे रहा हूँ रूल्स इसका।
मतलब कि देखिए वाक्य पढ़ेंगे आप तो ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था, दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, जो न्यायाधीशों का के समूह का यानी कि जो सरपंच का निर्णय था। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ जो निर्णय था दैट जिसके लिए लगा है वही दैट के स्थान पे आएगा। दैट लगा है ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था, वह निर्दोष था, इस पूरे के लिए लगा है तो दैट। अब इसमें ये पूरा ही वाज इनोसेंट ये नाउन क्लॉज बनेगा, क्योंकि आपको ये बता दें कि दो वाक्य रहेगा, एक वाक्य में कोई बात कही जाएगी, दूसरे वाक्य में उस बात के लिए सब्जेक्ट की जगह दिस लिखा जाएगा, दैट लिखा जाएगा या इट लिखा जाएगा, तो हम इसको नाउन क्लॉज से बनाते हैं। तो नाउन क्लॉज का रूल क्या है, नाउन क्लॉज के पहले दिस दैट दिस दस दैट या सो 5 शब्द नहीं आते, दिस दैट दिस दैट दिस दैट दिस 10 होगा, THU 10 माने इस प्रकार, और सो ये 5 चीज़ नहीं आती नाउन क्लॉज से पहले। तो उस नियम से जो है ये दैट, ठीक है। तो और जब ये नहीं आएंगे तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उनके जगह पूरा क्लॉज आ जाएगा, और उसके पहले दैट लगा देते हैं हम नाउन क्लॉज, दैट लगा के ही नाउन क्लॉज बनाते हैं, जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम लगा देते हैं। देखिए तो अब यहाँ क्या है, दैट के बाद ही वाज इनोसेंट, ये पूरा आ जाएगा, तो नीचे वाले वाक्य में आ गया है, ठीक है। वाज के पहले देखिए दैट क्या, ही वाज इनोसेंट आ गया, और ये दैट जो है चला आएगा शुरू में, ठीक है। वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, न्यायाधीशों के समूह का निर्णय था, क्या निर्णय था, कि वह निर्दोष था, तो कि वह निर्दोष था कि दैट ही वाज इनोसेंट, ये पूरा आपका नाउन क्लॉज बन गया। तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन क्लॉज जो है सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, ये आपको बताया गया कि नाउन क्लॉज 5 तरह से काम करता है। तो वाज आपका वर्ब है, वाज वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ये पूरा नाउन क्लॉज, तो इसलिए वाक्य आपका डी वाला 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बाकी तीनों गलत हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनोसेंट के बाद दैट लगा है, इसमें हुच लगा है, ये गलत है, ठीक है। तो क्योंकि विच की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी वस्तु के लिए लगता है विच, ठीक है, या तो सिलेक्शन के लिए लगता है विच, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। और दैट के पहले इनोसेंट लगा नहीं, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज बनाना, वो एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज बनाना ना, एक विशेषता बतलाना है कि दैट के पहले, और वो भी जो उसके विशेषता बतलाता है वही उसके पहले नाउन आता है, और उसके पहले उचित आर्टिकल भी लगता है ए एंड द, तो ऐसा कुछ भी ए वाले में भी नहीं है, तो यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज से बनाना ही नहीं है और एलिजिबिलिटी भी नहीं रख रहा, तो 100% डी वाला सही है। अगला हम देख लेते हैं, आई हैव फाउंड द बुक, मैं किताब पाया हूँ, आई हैड लॉस्ट इट, मैं इसे खो दिया था। तब इसका क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, देखिए पहला दिया है आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, मैं वह किताब पा गया हूँ जो मैंने खो दिया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, और भी लेकिन देख लेते हैं क्यों और नहीं होंगे सही। आई लॉस्ट द बुक विच आई फाउंड, मैं वह किताब खो दिया जो मैं पाया था, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैं खो दिया जो मैं पाया था, ये गलत है, अर्थ का अनर्थ हो रहा। आई हैव फाउंड द लॉस्ट बुक, सिंपल ये हो ही नहीं सकता। आई हैव फाउंड द बुक व्हेन आई हैड, ये भी गलत है, कि किस समय की बात, मैं वह किताब पा गया जब मैं इसे खोया था, जब मैं खोया था तब तुरंत थोड़ी दिन पा गया। तो अब इसमें क्या है कि इसको ऐसे कहोगे, मैं वह किताब पा गया जो मैंने खो दिया था, विच आई हैड लॉस्ट। तो यहाँ क्या है, जो मैं खोया था, जो मतलब किताब को खोया था, तो विच यहाँ किताब की विशेषता, किताब तो बहुत होती है लेकिन कौन वाली किताब, जो मैं खोया था, ठीक। तो नाउन में हम प्रश्न करें कौन वाला, तो हमको पता चलता है जो उत्तर ना वो एडजेक्टिव क्लॉज आता है, तो जैसे कंजक्शन उसका शुरू होता है और जैसे ही रिलेटेड उसका पूरा क्लॉज आ जाएगा। आई हैव फाउंड द बुक, मैं वह किताब पे गया, प्रश्न करो कौन वाली किताब, विच आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खोया था, तो जो मैंने खोया था ये उत्तर आएगा, ना कि जब मैंने खोया था, तो इसलिए डी वाला 100% नहीं हो सकता, पहले दोनों तो एकदम गलत ही हैं, ठीक है। बी सी एकदम गलत है, डी वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि कौन वाली किताब, जो मैंने खोया था। तो विच से वस्तु के लिए विच लगता है, सिलेक्शन का भाव प्रकट करने के लिए भी विच लगता है, वस्तु और जानवर दोनों के लिए विच लग जाता, तो इसलिए इसमें मैं वह किताब पाएगा जो मैंने खोया था, तो मतलब बहुत सी किताबों में से उस किताब की बात की जाए तो सिलेक्शन का भी भाव है और वस्तु के लिए भी ऐसी बात रहेगी, तो विच ही कंजक्शन लगता है, तो 100% सही ऑप्शन है। और देखिए जिसके बुक के पहले जो द है उसका अर्थ होता है वह वही उसी, मैं उस किताब को पा गया या मैं वह किताब पा गया, तो ठीक है, तो जो मैंने खोया था। तो पहला आपका एकदम 100% करेक्ट आंसर है। चलिए 6 नंबर का भी देख लेते हैं। लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, पिछली रात को बहुत गर्मी थी। आई कुड नॉट हैव साउंड स्लीप, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका, ठीक है। आई कुड नॉट हैव साउंड स्लीप, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका।
तो इसमें देख लेते हैं सभी ऑप्शन और आंसर को पता लगाते हैं। पिछली रात को बहुत गर्मी थी, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका। साउंड स्लीप माने होता है गुड स्लीप। अब इसमें देखिए पहला है लास्ट नाइट इट वाज टू हार्ड फॉर मी टू हैव ए साउंड स्लीप। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कहीं कंजक्शन नहीं है, तो इसको आप काट दीजिए। लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट, पिछली रात को बहुत गर्मी थी, सो आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, इसलिए मैं साउंड स्लीप, इसलिए मैं गहरी नींद नहीं ले सका। ठीक, तो पिछली रात को बहुत गर्मी थी इसीलिए मैं अच्छी नींद नहीं ले सका। ये इसमें तो कंजक्शन है लेकिन ये ठीक है, और भी ऑप्शन देख ले रहे हैं, इससे बेटर आंसर भी हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखिए अब अगले पेज में, यहाँ है पेज। लास्ट नाइट इट वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, पिछली रात को इतना गर्मी थी कि मैं लंबी नींद नहीं ले सका। लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट एंड आई कुड नॉट, तो वेरी हॉट एंड आई एंड तो लगता ही नहीं कॉम्प्लेक्स में, तो ये तो आपका एकदम गलत है। ठीक, अब देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, और पिछली रात को इतना गर्मी थी कि मैं गहरी नींद नहीं ले सका, ये सही है। सो के साथ दैट कंजक्शन में आता है कि जैसे गर्मी परिणाम बताने के लिए, इफेक्ट, जैसे एक वाक्य में कोई बात कही गई है दूसरे में उसका परिणाम बताया गया, तो सो दैट, सो और दैट लगता है। तो ग्रामर का ये रूल है कॉम्प्लेक्सन के, पहले वाक्य की क्लास में सो लगता है, और टी डबल ओ आए या वेरी आए तो उसको हटा के हम सो कर देंगे कि अधिकता बताने वाला शब्द है सो, और दूसरे क्लास को हम दैट से जोड़ देते हैं। सो दैट, इतना की इसका अर्थ होगा पिछली रात को इतना गर्मी थी कि मैं गहरी नींद नहीं ले सका। तो सी वाला सही है, डी वाला तो हो ही नहीं सकता है, एंड लगता ही नहीं, और इसके पहले बी वाला भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि फिर से बता दे रहे हैं क्यों नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है कि आपका जो है बी वाले में आपका दिया है सो, सो कभी लगता ही नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में लगता है सो देयरफॉर। तो पहला आपका नहीं हो सकता है, इसमें कंजक्शन ही नहीं, दूसरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे आपको अगले पेज पर जो बताया गया है, 2 ऑप्शन है किताब में आपके, इसमें जो है एंड हो ही नहीं सकता, तो बचा कि आपका सी 100% सही है। और इसका रूल भी मैं बता दिया कि पहली क्लास में सो लगता है, दूसरे में दैट लगता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये कंजक्शन है। ठीक है, परिणाम बताने के लिए दैट से जोड़ दिया था, पहले में सो लगता। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में भी हमारा यही था कि पिछली रात को वेरी हॉट, वेरी बहुत हॉट माने बहुत गर्मी थी, तो इसमें वेरी हटा के हम सो करते हैं और दैट लगा के अगली क्लास को जोड़ते हैं, ये इसका रूल है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है ही इज़ द मैन, वह आदमी है, ही इज़ द मैन, वह आदमी है, ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल चार्जेस माने अपराध के आरोप हैं। तो हो जाएगा, देखिए ही इज़ द मैन, वह वही आदमी है, हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, जिसके खिलाफ क्या है अपराध के मामले हैं, आरोप हैं, चार्ज माने आरोप। तो पहला एकदम सही है क्योंकि वह इज़ द मैन, वह वही आदमी, हुई, ही के लिए जो है सब्जेक्टिव केस है, तो हु भी सब्जेक्टिव केस ही है कंजक्शन का। तो ठीक है, तो हु के पहले नाउन आ रहा है, उसके पहले आर्टिकल भी आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लास बिल्कुल बन जा रहा है, वह वही आदमी है जिसके खिलाफ अपराध के आरोप है। तो उस आदमी की विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषता में अच्छाई भी बताई जा सकती है और बुराई भी बतलाई जा सकती है, गुण या दोष दोनों बताया जा सकता है, क्योंकि भाई कोई अच्छे कार्य के लिए फेमस होता है, कोई बुरे कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए फेमस को नोटोरियस कहते हैं, अच्छे के लिए फेमस कहते हैं, तो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो अपराधी का आरोप है तो उससे नहीं मतलब, उसकी विशेषता तो है भाई अपराधी है, सब नहीं हो सकते हैं, वो है। तो पहला सही है। अब बाकी देख लेते हैं ऑप्शन क्यों नहीं सही है, उसको भी जाना है। दैट ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि दैट का सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, और अगला है ही इज द मैन एंड ही, ये भी बिल्कुल गलत है, एंड तो लगता नहीं कॉम्प्लेक्स में। ही इज़ द मैन अगेंस्ट हुम, वह आदमी है जिसके खिलाफ ही है क्रिमिनल चार्जेस, जिसके खिलाफ उसके पास अपराध के, ये बिल्कुल गलत है, अर्थ का अनर्थ हो रहा। तो 100% पहला आपका सही है। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जितने एक्सरसाइज के लिए एक्सीलेंट बुक में दिए गए थे मैं पूरा करा लिया गया, मैं पूरा करवा दिया हूँ। और आगे आपको जो है, ठीक, आगे आपको जो है इसके तुरंत बाद मैं कंपाउंड सेंटेंस की भी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ और उसको बना के मैं तुरंत, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा।
बाद में जो है मैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको जो पेपर में आपके दिए गए हैं 2013 से लेकर 20 तक के, उन सभी को मैं सॉल्व करूँगा। फिर उसके बाद मैं 2022 में जो आया था उसको मैं 2 पेपर सॉल्व किया, 2-3 पेपर, बाकी और पेपर भी जल्दी जितना आपके एक्सीलेंट में पीछे दिया गया उसको भी कवर कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं पूरा ग्रामर पढ़ाने के बाद अनसॉल्व पेपर पे मेरा प्रयास रहेगा उसको भी सॉल्व कराना। ठीक, तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि मेरा टारगेट जो है सभी गरीब बच्चों की मदद करना, जिन जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या जो कोचिंग कर भी रहे हैं तो उनको अच्छे ढंग से कोचिंग में भी नहीं समझ में आ रहा है, उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, कोचिंग में भी मतलब कुछ ही चीज़ें सेलेक्ट मतलब सॉल्व कराया जा रहा है, कुछ छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि समय नहीं होता है। तो किसी भी तरह से आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आया भी है तो आप इसको भी देख लेंगे, हो सकता है कुछ आपको नए रूल्स मेरे द्वारा मिल जाएँ, कुछ एक्स्ट्रा मेरा भी आइडिया आपको समझ में आ जाए, कुछ भी कोई रूल आपको हेल्प कर दे, कोई जानकारी हो सकता है आपको ना मिल पाई हो। तो इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट बच्चों की मदद करने के लिए जो है मेरा टारगेट है उनकी मदद करना, सभी बच्चों तक मैं पहुँच पाऊँ, उनकी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।